हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर का नाम था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारा रिविजन पोर्शन ही चल रहा है जो आपने यहाँ पे रिवाइज किया था। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको इस बार जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो खुद यहाँ पर चूज करने हैं। तो सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास पहले आएंगे, एक बार देख लेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इंक्लूड अंडर द रेड लिस्ट। आपने कहा निम्नलिखित में से किस स्पीशीज को या किस प्रजाति को रेड लिस्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, यानी कि वो कौन सी है जो हम रेड लिस्ट में नहीं देखते हैं जिस स्पीशीज को। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ऐसे ही आंसर बताइए कि वो कौन सी स्पीशीज होगी आपके अकॉर्डिंग। चलो ऑप्शंस अगर हम देखें तो हमने कहा वल्नरेबल आता है, एंडेंजर्ड आता है, एंडेमिक आता है और एक्सटिंक्ट आता है। अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें से रेड लिस्ट में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो रेड लिस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। आपने कहा रेड लिस्ट जो रेड डाटा बुक में एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कैटेगराइज किया जाता है किसके बेसिस पे, उनके एक्सटिंक्ट होने के खतरे के बेसिस पे, यानी कि वो उनके विलुप्त होने के कितने चांसेस है उसके बेसिस पे उन्हें क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रेड लिस्ट है इसे आईयूसीएन जारी करता है। ये हमने बोला था, आईयूसीएन जब इस लिस्ट को जारी करता है तो आपने कहा कि इनके जो विलुप्त होने का खतरा होता है उसी के अनुसार इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। जिसके विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा होगा वो सबसे टॉप में होगा, जिसके विलुप्त होने का खतरा सबसे कम होगा वो सबसे नीचे होगा। अब हमने कहा विलुप्त आप समझते हैं, विलुप्त का मतलब क्या है कि जब बहुत लंबे टाइम तक जब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है किसी जीव को और उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है और बहुत लंबे टाइम तक हमें उसका एक भी सदस्य नहीं दिखता, किसी स्पीशीज का लंबे समय तक एक भी सदस्य ना दिखना क्या कहलाता है, उन्हें फिर विलुप्त घोषित कर दिया जाता है और हम कहते हैं कि वो विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि अब वो क्या कहलाते हैं, एक्सटिंक्ट कहलाते हैं। तो हमने कहा एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए ये रेड लिस्ट जारी की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि किस स्पीशीज में हमें काम करना है। इनफैक्ट हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो कितना वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता किसे है, जो सबसे ज्यादा खतरे में होगा, जो सबसे ज्यादा टॉप में होगा, उस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे और उसके लिए हम अलग से जो पॉलिसीज हैं वो बनाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो आइडियाज हम अप्लाई कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं या नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हुई रेड लिस्ट की बात। अब उनमें कैटेगरीज जो है वो आपको बतानी है। जैसे कि हमने कहा कुछ आती है वल्नरेबल स्पीशीज, कुछ आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज, कुछ आती है एंडेमिक स्पीशीज, कुछ आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो उसके बारे में तो हम अभी भी बात कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट जिसे हम विलुप्त कहते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एटलीस्ट हमारी नज़र में नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें लंबे टाइम तक नहीं देखा है। तो हमने कहा अब अर्थ पे उनका एक भी सदस्य अगर नहीं देखा जा रहा है, इट मीन्स कि वो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो चुकी है। तो यह है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हमें बताता है कि यहाँ पर जीव जो हैं वो अब क्या है, नहीं देखे जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। ये रेड लिस्ट में आएगा, ऑफ कोर्स ये रेड लिस्ट में आएगा। हमें ये भी पता चलता है कौन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, हो चुकी है, और कौन से होने के कगार पर है। तो ये जो होता है वो रेड लिस्ट में आएगा। अब हम आते हैं एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, हमने कहा वो स्पीशीज जो किसी विशिष्ट भूभाग में पाई जाती हैं, किसी विशिष्ट स्थान पे पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। वहीं एंडेंजर्ड और वल्नरेबल जो है वो भी क्या दिखाती है यहाँ पर, आपने कहा वो भी जो कैटेगरी है रेड लिस्ट में, जो कैटेगरी है ये भी क्या करती है, उन्हें ही प्रदर्शित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आया था, सही ऑप्शन आया था। और हमने इसके सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर देखा, हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल की वो स्पीशीज होती हैं which are found exclusively in a particular area, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में
या किसी विशिष्ट स्थान पे पाए जाते हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज नाम देते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडेमिक स्पीशीज आपने कहा ये कहीं प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं पाई जाएगी, ऐसे किसी दूसरी जगह पे नहीं पाई जाएगी। जैसे कोई प्लांट है और वो क्या है, एंडेमिक स्पीशीज है, अब वो नेचुरली कहीं पे ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर अ रेड लिस्ट बिकॉज द रेड लिस्ट कंटेन आर दोज स्पीशीज हुज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज अ थ्रेटेंड। आपने कहा हम एंडेमिक स्पीशीज को रेड लिस्ट में नहीं लेते हैं, जो एंडेमिक स्पीशीज है इस कैटेगरी को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि रेड लिस्ट में वही स्पीशीज होती हैं जो क्या होती हैं यहाँ पर, जिनकी जो एग्जिस्टेंस है, जिनका अस्तित्व खतरे में होता है, ठीक है। अगर देखो, अगर यहाँ पे जो एंडेमिक स्पीशीज है अगर वो भी खतरे में आ जाए, उनकी संख्या कम होने लगेगी, तो हम ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें हम उन्हें क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। एंडेमिक वर्ड जो है वो रेड लिस्ट में हम नहीं लिखेंगे। एंडेमिक वर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस के जो खतरा है या उनकी जो स्थिति है वो नहीं बताता है। एंडेमिक जो वर्ड है वो बताता है टाइप ऑफ स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। Each red data book usually deals with a specific group of animals or plant, example reptile, insect and mosses। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो रेड डाटा बुक है वो क्या करता है, स्पेशल ग्रुप से यहाँ पे डील करता है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए हैं, जैसे इंसेक्ट है, जैसे मॉसेस है। आपने कहा अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या होती है, लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। अब हमने क्या समझा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने रेड लिस्ट के बारे में समझा। रेड लिस्ट क्या होती है, कौन जारी करता है, क्यों जारी की जाती है रेड लिस्ट, क्या जारी किया जाता है रेड लिस्ट में। साथ ही साथ हमने एंडेमिक स्पीशीज के बारे में बात की है, तो चलिए आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड एंडोर्समेंट ऑफ लॉ आर कंजर्वेशन मेजर्स दैट प्रमोट इंक्रीज। आपने कहा कि जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लॉज बनाए जाते हैं किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए, वो किसको प्रमोट करते हैं। तो ऑप्शंस हमारे आते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, सेकेंड आता है यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, एंड थर्ड आता है यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, लास्ट आता है यूज ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। तो इजी है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। हम यहाँ पे स्पीशीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिजर्व करने की यानी कि संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। आपने कहा द क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड एंडोर्समेंट ऑफ लॉज are conservation measures that promote increased preservation of species. It is estimated that the tropical forests are losing 2 to 5 species per year or 14,000 to 40,000 species per year। तो हमने क्या बात की है, हमने बोला कि यहाँ पर ये आइडिया लगाया गया है या फिर जब एनालिसिस की गई है तो हमें क्या पता चला है, यहाँ पर इट इज एस्टिमेटेड दैट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो 2 से 5 स्पीशीज पर आर, यानी कि हर घंटे 2 से 5 स्पीशीज को वो क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। और हमने कहा 14,000 से 40,000 स्पीशीज पर ईयर, यानी कि एक साल में 14,000 से 40,000 स्पीशीज जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, नष्ट हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं, ठीक है। If the current rate of species extinction goes on unabated, 50% of species are liable to die out by the end of the 21st century। तो आपने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो 50% जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे यहाँ पे समाप्त होने के चांसेस पे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सही जो मैच है वो यहाँ पे चूज करना है। पहला है सुंदरबन, जो सुंदरबन में पाए जाते हैं राइनो, और यहाँ पर है रणथंबोर, उसमें पाए जाते हैं लॉयन, गिर उसमें पाए जाते हैं यहाँ पे लॉयन, काजीरंगा सी टर्टल इनमें पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर आया है, गिर जो है वो गिर फॉरेस्ट जो है वहां पर क्या पाए जाते हैं, लॉयन पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग नोट करेंगे। आपने कहा गिर सेंचुरी इज सिचुएटेड इन गुजरात, जो गिर फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके गुजरात में पाए जाते हैं। लॉयंस आर हाईली प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एनिमल जो है वो क्या होगा यहाँ पर,
आपने कहा लायन होगा। इट वॉज अपग्रेडेड इंटू अ नेशनल पार्क इन 1975। आपने कहा कि 1975 में इसे नेशनल पार्क यहाँ पे बनाया गया है। सुंदरबन इज नोन फॉर अ प्रोटेक्टिंग टाइगर। अगर हम बात करें सुंदरबन की तो इसमें राइनो नहीं बल्कि हम किसकी बात करते हैं, टाइगर की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर द वन हॉर्न राइनोसेरोस। जो आपका काजीरंगा उसमें सी टर्टल नहीं बल्कि कौन यहाँ पे संरक्षित होता है, वन हॉर्न राइनोसेरोस जो है वो यहाँ पे कंजर्व होता है। टाइगर आर पीरियड ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। आपने कहा ये जो रणथंबोर है नेशनल पार्क है राजस्थान में प्रेजेंट है और यहाँ पर किसे प्रोटेक्ट किया जाता है, टाइगर को। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे क्या चार चीजें पता चलेगी, सुंदरबन में किसे प्रोटेक्ट किया जाता है, रणथंबोर में किसे प्रोटेक्ट किया जाता है, गिर में किसे प्रोटेक्ट किया जाता है और काजीरंगा में किसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो चलो आपको क्वेश्चन जो है सिर्फ नोट नहीं करना है, आपको मेन है रिकॉल करनी है चीजें कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कौन से पॉइंट्स आपके पास आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन रीजन दैट मैनी स्पीशीज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड। इसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है, ऑप्शन है। हमने कहा क्या रीजन है कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही हैं। आपने कहा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है यानी कि आवास का जो विनाश है वो है, डिजीज है, नेचुरल सिलेक्शन है या एसिड डिजीज यानी कि बीमारी। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि जो प्राकृतिक चयन होता है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है या जो क्लाइमेट है जहाँ हम रहते हैं वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। उसमें अगर हम देखेंगे विद द टाइम चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप अभी के टाइम पे देखेंगे तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर बढ़ा है अभी। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रेन है या जो टेम्परेचर है या जो आपने कहा ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ों में क्या आता है, चेंजेस आते हैं। आपने कहा टाइम के साथ साथ ये जो चेंजेस हैं इनके अकॉर्डिंग हमें खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। अगर हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अगर यहाँ पर क्लाइमेट में चेंजेस के अकॉर्डिंग जो जीव हैं यहाँ पर वो अडेप्ट कर जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, तो ठीक है वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा फॉर एग्जांपल बहुत यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हमने खुद को नहीं ढाला तो क्या होगा, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। अगर हमने ढाल दिया है तो हम सरवाइव कर जाएंगे। यही नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है आप सर्वाइव कर जाएंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलो तो हमने क्या बोला है, नेचुरल सिलेक्शन इसका रीजन है कि यहाँ पर जो स्पीशीज है उनका जो नंबर है वो कम हो रहा है, वो एंडेंजर्ड कंडीशन में आ रहे हैं। या लास्ट है एसिड रेन। एसिड रेन आप समझते हैं। तो आपने कहा क्या रीजन है, ऑफ कोर्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जिसमें हमने क्या बोला था, डिफॉरेस्टेशन सबसे मेजर रीजन हमने कहा था, जिसमें हमने कहा कि हम पेड़ों को तो काट ही रहे हैं लेकिन जो एनिमल है वहाँ पे जो जीव है उनका जो हैबिटेट है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपने कहा व्हेन हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड, जब हैबिटेट यानी कि जो आवास को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है, मैनी स्पीशीज आर लेफ्ट होमलेस। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती है जो होमलेस होंगी, सिर्फ होमलेस नहीं होती हैं बल्कि उनमें आपने कहा वो फूड भी वहीं से ले रहे हैं, ठीक है, उनकी फूड साइकिल भी डिस्टर्ब वहाँ पर होती है। दीज स्पीशीज इधर डाई और गेट डिस्प्लेस्ड, या तो वो उनकी डेथ हो जाएगी या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या तो वो माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड यानी कि भोजन के खोज में वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। दे हैव लेस एरिया टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, उनके पास बहुत कम स्थान होंगे जहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो जीवन यापन है वो कर पाएंगे। अब हमने कहा जब ये माइग्रेट भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पर वो इजीली रह जाएंगे, वहां पर वो सरवाइव कर ही जाएंगे, क्योंकि नई जगह जाएंगे तो जहां वो जा रहे हैं वहां के जो लोकल जीव जंतु हैं वो भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन होता है। आपने कहा यहाँ भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो सरवाइव कर जाएं या हो सकता है कि वो सरवाइव ना कर सके। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है किसका, जो स्पीशीज है उनका जो नंबर है वो कम हो रहा है, ठीक है। चलो इसका तो आंसर ऑलरेडी आपके पास था। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या वो प्रोसेस जिसमें जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ जमीन है, वो डेजर्ट यानी कि वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। एक उपजाऊ
जमीन का एक डेजर्ट या मरुस्थल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सबसे पहले ये समझिए फर्टाइल लैंड क्या होती है। फर्टाइल लैंड या उपजाऊ जमीन वो धरती जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी फसल है, अपने प्लांट्स है, उन्हें उगा सकते हैं, यानी कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी और वहाँ पर उत्पादन हो सकता है। मरुस्थल एक ऐसी जमीन होती है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, यानी कि उस जमीन पे ना तो घास उगती है, ना कोई पौधा उगता है, ना फसल उगती है, कुछ भी नहीं उगता है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। अपने का ऐसे बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि पहले जो जमीन उपजाऊ थी वो मरुस्थल में परिवर्तित हो गई है। इस प्रोसेस का कारण क्या है इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को कहते क्या है, पहले क्वेश्चन ये आपके पास आया है। ऑप्शन है उसे फेमाइन कहेंगे, या फिर उसे एसिड रेन कहेंगे, या इसे ड्राफ्ट कहेंगे, या उसे डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। तो ऊपर के जो दो ऑप्शन है वो तो हमारे ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है ही नहीं। नीचे के जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या सूखे की स्थिति में ऐसा होता है कि उपजाऊ जमीन जो है वो क्या है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है? आपने कहा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सूखे पड़ने के कारण एक उपजाऊ जमीन एक मरुस्थल में ही परिवर्तित होगी। हो सकता है कि जब सूखा पड़ा तब वहां पे कोई भी जो वेजिटेशन है वो नहीं पाई जा रही, ऑफ कोर्स नहीं पाई जाएगी क्योंकि पानी नहीं है। अब वहां पे बारिश आई या आपने वहां पे पानी डाला तो वहां पे नए पेड़ पौधे उग जाएंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है काफी हद तक। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है डेजर्टिफिकेशन। इसको कहते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थल के निर्माण को क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहेंगे। नाम से पता है, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट नोन एज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, आपने कहा डेजर्ट के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे पास क्या आया है, आपने कहा डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच fertile land gets gradually converted into arid and a burnt land. Eventually, these land get converted completely into desert. आपने कहा डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ धरती या उपजाऊ जमीन धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है जहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। ठीक है, इजी है। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट हमारे पास आती है, अ ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन आपके पास एक आया है, आपने कहा अ ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या किन्हीं जीवों का वो समूह दैट आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि इंटरब्रीडिंग में क्या होते हैं, केपेबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हमने इंटर और इंट्रा दो शब्द हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो आप इंटरब्रीडिंग पे ध्यान देंगे। आपने कहा कि जीवों का वो समूह या सदस्यों का वो समूह जो इंटरब्रीडिंग में केपेबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं, या उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं, या उन्हें हम साल कहते हैं, या उन्हें हम फौना कहते हैं। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से चीजों को समझा है। आप एक बार रिकॉल कीजिए कि यहाँ पर हमने क्या, ऐसे कौन सी वो स्पीशीज थी या ऐसी वो कौन सा टर्म था जिसके बारे में हमने कहा था कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवों का एक समूह है जो कि इंटरब्रीडिंग में केपेबल होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इंटरब्रीडिंग क्या होती है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इंटरब्रीडिंग क्या होती है, पहले ये सर्च कीजिए, ये रिकॉल कीजिए। उसके बाद आपने कहा कि जीवों का वो समूह जो इंटरब्रीडिंग में केपेबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। चलो आंसर क्या आया यहाँ पर, आंसर आपका आया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, स्पीशीज कहेंगे। स्पीशीज की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हमने कहा था स्पीशीज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फर्टाइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लैंड दैट वाज क्लियर्ड फॉर कमर्शियल और पर्सनल पर्पसेस इज। आपने कहा कोई जमीन जो है, कोई जंगल जो है वो कमर्शियल या पर्सनल रीजन की वजह से जो समाप्त किए गए थे या जो जंगल काटे गए थे उनको रीस्टैब्लिश करना, उन्हें फिर से लगाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? इसे हम रिफॉरेस्टेशन कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन कहेंगे, फॉरेस्टेशन कहेंगे, या बायोफॉरेस्टेशन कहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जंगलों को काटना है क्या है, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को लगाना, रीफॉरेस्टेशन। री जो शब्द है, री जो हमारे पास जो शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, पुनः।
ठीक है, तो री यानी कि पुनः, फॉरेस्टेशन यानी कि जंगल लगाना, पुनः जंगल लगाना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। हमने क्या बात की है, आपने कहा प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर अ फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पसेस इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। आपने कहा किसी जंगल को जब समाप्त किया गया है और उसे वहां पे जब पुनः जंगल लगाए जाते हैं तो उसे हम रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। अच्छा, डिफरेंस है यहाँ पे फॉरेस्टेशन में और रिफॉरेस्टेशन में, क्या है? फॉरेस्टेशन तो ये है कि कोई खाली जगह थी जहाँ पर पेड़ नहीं थे पहले से भी, वहां पर आपने पेड़ लगा दिए हैं, तो उसे हम फॉरेस्टेशन कहेंगे कि आप पेड़ों को लगा रहे हैं, आप जंगल यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन एक बार जंगल काट के फिर से जंगल वहां पे लगाना, तो उसको हम रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। हमने कहा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है वो है डैश इज रेफर टू एज द वेराइटी ऑफ एनिमल प्लांट एंड माइक्रोब्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, डैश कोई टर्म है, इज रेफर टू एज, उसे एज अ रेफर किया जाता है एज द वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड माइक्रोब्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो क्या है वो? आपने कहा वो फ्लोरा है, वो एक्सटेंट स्पीशीज है, वो बायोडाइवर्सिटी है, या वो फौना है, क्या है? चलो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया, डैश इज रेफर टू एज अ वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। किसी स्थान पर पाए जाने वाले प्लांट, एनिमल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वेराइटी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? उसे फ्लोरा कहते हैं, या उसे एक्सटेंट स्पीशीज कहते हैं, या उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, या उसे फौना कहते हैं? चलो इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और आंसर सेलेक्ट करने हैं। चलिए, तो हमने क्या बोला है, किसी भी भूभाग पे जो प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो वैरायटी है उसे क्या कहते हैं। तो देखो अगर आपने ध्यान से देखा तो आपने यहाँ पे एनिमल की बात भी की है, तो सिर्फ फ्लोरा तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपने प्लांट्स की बात भी की है, तो सिर्फ फौना तो इसका आंसर नहीं होगा। फ्लोरा तो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ प्लांट्स को, फौना रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एनिमल को। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज तो बिल्कुल भी यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी स्थान पे पाए जाने वाले प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उसे हम क्या कहेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हमने कहा बायोडाइवर्सिटी, किसी भी स्थान पे पाए जाने वाले प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी होती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हमने कहा बायोडाइवर्सिटी रेफर टू हैव अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फाउंड इन एन एरिया and their interrelationship with each other and with the environment। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? किसी भी भूभाग में पाए जाने वाली पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों की जो विविधता होती है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है? पहला है बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस में है। दूसरा है कि फ्लैश फ्लड। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे ड्रग, और चौथा यहाँ पे सॉइल इरोजन। तो इजिली आप देख सकते हैं आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम। आपने कहा कि डिफॉरेस्टेशन से आपने कहा फ्लड यानी कि बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है, सॉइल इरोजन भी होता है। बस बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है, हमारी जो जैव विविधता है वो संतुलन में नहीं रहती है। तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो हमने क्या बात की है यहाँ पर, हमने कहा बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम मीन्स maintaining a balance between the variety and variability of life on earth which gets influenced by a deforestation। आपने कहा बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारी जो यहाँ पर इन्वायरमेंट है या हमारी जो जैव विविधता है उसमें एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मीन्स मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग बिटवीन द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ है, लाइफ की जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो क्या है, उनके बीच में संतुलन बना रहे। ठीक है, जो कि किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? आपने कहा विच गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंजेस इन सॉइल प्रॉपर्टीज। आपने कहा डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही सॉइल की प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। Fewer trees result in a more soil erosion. Removal of top layer of soil exposes the lower, harder and rocky layers. The soil has less humus and is less fertile। आपने कहा कि यहाँ पर जैसे जब आप जंगलों की कटाई करते हैं तो जो ऊपर की ह्यूमस है वो इजीली पानी में बह जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल की जो सॉइल प्रोफाइल है वो क्या होगी, यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल
लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, आपने कहा धीरे धीरे ये जो हमारी उपजाऊ जमीन है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, जो कि आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। इट ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये क्या करता है, जल धारण क्षमता को डिक्रीज करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस, सो देयर आर फ्लड, आपने कहा कि अब जब जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पर बाढ़ की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़े। आगे जो क्वेश्चन आता है उसमें स्टेटमेंट पढ़िए, स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीशीज, वो स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, विशिष्ट स्थान पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, माइग्रेटिंग या एक्सटिंक्शन। तो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एंडेमिक स्पीशीज। क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज? आपने डेफिनेशन पढ़ी है, एक बार आप लोग फिर से इन्हें रीड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेंगे। स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन, जो जीव हैं उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है? आपने कहा गार्डन में, या जूलॉजिकल पार्क में, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, या एक्वेरियम में। तो आपके ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आपको आंसर इसका एकदम से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग इसे घर से सॉल्व करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।